हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स का एक इंपॉर्टेंट लॉ, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखो स्टूडेंट्स, कई बार हमने प्रीवियस क्लासेस में या इस साल की और भी लेक्चर्स में पढ़ा है कि फर्स्ट लॉ होता है, सेकंड लॉ होता है, पर देखिए थर्मोडायनामिक्स में जीरोथ लॉ है। आज हम उसी को पढ़ने वाले हैं। और जीरोथ लॉ क्या है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। रही बात इनके नोट्स की, तो मैंने आपको ऑलरेडी डिलीवर कर दिए हैं, आप उसे पढ़ रहे होंगे। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर तुरंत डाउनलोड करें ताकि पढ़ाई आगे बढ़ाई जा सके। स्टूडेंट्स, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको ऐसे इंपॉर्टेंट और अच्छे ईजियर पढ़ाए जाने वाले चैप्टर्स आसानी से मिल जाएंगे, ताकि आप पढ़ाई को बूस्ट दे सकेंगे। स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा लेक्चर शेड्यूल क्या है। तो आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर 2, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। प्रीवियस लेक्चर आपने नहीं देखा है तो बहुत ज़रूरी था, बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें इंट्रोडक्शन किया गया है। क्योंकि बिना इंट्रोडक्शन के हम किसी चीज़ से आगे बढ़ नहीं सकते कि इस चैप्टर में मेन चीज़ क्या है वो सब बताया हुआ है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो प्रीवियस लेक्चर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर उसे पहले देखिए ताकि इसको पढ़ने का मज़ा आ सके। सो बिना देरी शुरू करते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। स्टूडेंट्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, इसमें एक वर्ड इस्तेमाल होने वाला है, वो है इक्विलिब्रियम। जो आप जानते हैं इक्विलिब्रियम यानी क्या मालूम, दोनों तरफ इक्वल स्टेट होना। जैसे 10th में आपने एक बात पढ़ी होगी कि इक्विलिब्रियम के साथ जैसे कुछ रिएक्शंस थी जिनको हम ऐसी रिएक्शन बनाते थे, जैसे अमोनिया की हेबर प्रोसेस होती थी कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाता है, फिर अमोनिया फिर कन्वर्ट हो जाती है नाइट्रोजन हाइड्रोजन में, जो बोथ डायरेक्शन में चल सकती है। तो उन दोनों में जब रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाता था तो हमको टीचर कहते थे कि इसको इक्विलिब्रियम। वैसे यहाँ इक्विलिब्रियम एक वर्ड यूज होने वाला है स्टूडेंट्स। सो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम पहले आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इस डायग्राम में स्टूडेंट्स क्या दिख रहा है आपको, देखिए एक इंसुलेटिंग वॉल दिख रही है आपको। ये इंसुलेटिंग वॉल और कंडक्टिंग वॉल दोनों चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। तो ये इंसुलेटिंग वॉल यहाँ पे आपके सामने है और कंडक्टिंग वॉल ये आपके इस तरह से। तो यहाँ पर आपने देखा कि ए और बी दो कुछ ऑब्जेक्ट है, सिस्टम है, और सी एक और दूसरा सिस्टम है। यहाँ पर देखिए पढ़ के हम समझेंगे। आप ऐसा बिल्कुल ना समझें कि मैंने लिखा नहीं, पढ़ डायरेक्ट लिख के रख दिया है और आपको पढ़ाते समय लिख नहीं रहा हूँ मैं। तो मैं इसको समझाना चाहता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। लिखा हुआ तो वही रहेगा, बाद में मुझे भी लिखना है तो मैं भी वही लिखूंगा, इसलिए बेहतर है लिखा हुआ रहे और आपको मैं समझा दूँ तो वही बात मैं 2 बार समझाऊंगा तो आपके लिए बेहतर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, दिस लॉ कम इन एग्जिस्टेंस इन 1930, 1930 में 1930 में इस लॉ को लाया गया था। इसमें क्या कहा गया है, इट एक्सप्लेन्स इंटरनल कंडीशन ऑफ सिस्टम। देखो ये इट एक्सप्लेन द थर्मल कंडीशन ऑफ द सिस्टम, थर्मल कंडीशन ऑफ द सिस्टम को ये रिप्रेजेंट करता है, विच इज द कॉन्टेक्ट ऑफ टू अनदर सिस्टम विच आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। वो थर्मल इक्विलिब्रियम के दो जो सिस्टम है उनके साथ वो रिलेटेड है, मतलब संबंध में जुड़ा हुआ रखा हुआ है। मतलब 3 सिस्टम यहाँ रखे हुए हैं और 2 सिस्टम एक तीसरे सिस्टम के साथ इक्विलिब्रियम में बताए जा रहे हैं। तो मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है और उसके आसपास 2 ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट सी को मान लिया है और उसके साथ 2 ऑब्जेक्ट ए और बी है। ये सी के साथ ए इक्विलिब्रियम में और बी भी इक्विलिब्रियम में, मतलब ए और बी दोनों सी के साथ इक्विलिब्रियम में है, पर सेपरेटली ए सी के साथ इक्विलिब्रियम में, बी सी के साथ। तो ये कहा जाता है, ये लॉ कहता है कि यदि ये दोनों इसके साथ इक्विलिब्रियम में है तो वो आपस में भी ए और बी इक्विलिब्रियम में होंगे। वही बात मैं यहाँ बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if 2 systems are in thermal equilibrium with third system, ये 2 systems are in equilibrium with the third system separately, then they will also be in thermal equilibrium, then they will also be in thermal equilibrium। तो ये दोनों आपस में भी thermal equilibrium में होंगे। फिर से समझे स्टूडेंट्स एक बार कि यदि कोई 2 सिस्टम एक तीसरे सिस्टम के कांटेक्ट में है और ये दोनों सिस्टम उस तीसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, यानी ए भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी भी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जीरोथ लॉ कहता है कि यदि ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और बी आपस में भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। इसी को हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। सो यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है स्टूडेंट्स। एक बार हम पढ़ के एक बार उसको देख लेते हैं। इफ 2 systems are in thermal equilibrium with third system, 2 systems are in thermal equilibrium with third system C separately, then they will be also in thermal equilibrium, so वो भी आपस में thermal equilibrium में होंगे। Let system A and B are in thermal equilibrium with third system C separately, ए और बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, सो ए एंड बी आल्सो विल बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। स्टूडेंट्स, यही जीरोथ लॉ कहलाता है। बहुत छोटा सा है और यहीं पे ये एंड भी होता है डियर। तो बहुत छोटा सा डायग्राम भी है, बहुत छोटा सा लॉ भी है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। इसको सिर्फ लिख कर देख लें 1-2 बार तो बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।